Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Let's start with the monoclonal antibodies today. So monoclonal antibody जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पता कर चुके हैं क्या है। ये बेसिकली एंटीबॉडी है एक पर्टिकुलर इपिटोप के लिए। एक पर्टिकुलर इपिटोप कहने का मतलब है एक खास रीजन ऑफ एंटीजन में जिस जगह एंटीबॉडी जाके चिपक रहा है। ये एक खास ओरिएंटेशन वाला, एक खास सीक्वेंस वाला जो एंटीबॉडी है, ये एक ही बी सेल के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक बी सेल के द्वारा बनाया गया जितना भी एंटीबॉडी है, ज्यादातर सबके सब जो हैं वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, एक ही इपिटोप के अगेंस्ट होंगे। ध्यान रहे, मैं एंटीजन नहीं कह रहा हूं, मैं इपिटोप कह रहा हूं। आई एम वेरी मच स्पेसिफिक। तो monoclonal antibodies are antibodies that are made by clone of a unique parent cell. या तो एक ही बी सेल के द्वारा बनेगा, नहीं तो उसी बी सेल का जो क्लोन हुआ, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, वैसे बी सेल के द्वारा ये बनाया जाएगा। तो जब एक ही तरह के बी सेल के द्वारा बनाया जाएगा तो इसकी वैलेंसी भी सेम होगी, एक ही जैसी वैलेंसी रहेगी इसकी। तो these monoclonal antibodies have monovalent affinity, एक ही वैलेंसी रहेगी, एक ही तरह के एपिटोप को ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन अब याद कीजिए, पॉलीक्लोनल क्या होगा? पॉलीक्लोनल्स विल बी द सबसेट ऑफ डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। इसीलिए क्या होता है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो बहुत तरह के इपिटोप के साथ बाइंड हो सकते हैं। और वो क्यों बाइंड होंगे? बिकॉज वो कई एक तरह के प्लाज्मा बी सेल के द्वारा बनाए गए हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक तो प्रोडक्शन शरीर के अंदर हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन कहने का मतलब है बाहर हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इन विट्रो, इन विट्रो मतलब इनसाइड लैब। इनसाइड लैब हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए जो है ना, टेक्निक हमारे पास है माइलोमा सेल फ्यूजन, माइलोमा सेल हाइब्रिड के जरिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं माइलोमा सेल क्या है। माइलोमा सेल जो है ना, ये एक कैंसरस सेल है। ऐसा सेल है जिसमें पहले से ही कैंसर हो रखा है। ठीक है, ये माइस का सेल है जिसमें पहले से ही कैंसर हो रखा है, WBC ही। ठीक है, और ऐसे सेल को हम लोग बी सेल के साथ फ्यूजन कर देंगे तो ये भी कैंसरस हो जाएगा। तो पहले जो बी सेल, हर सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, तो अगर उतने समय तक ही अगर हमको करना है तो हमको फ्यूजन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमको इसको ज्यादा दिन तक रखना है तो ज्यादा से ज्यादा हम इससे बी सेल निकाल सकते, सॉरी एंटीबॉडी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी अपना बी सेल जो मेरा निकला उसको हम माइलोमा के साथ फ्यूज करके उसको इमोर्टल बना देते हैं, बहुत समय तक जिंदा रहने वाली स्थिति में लेके आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग उससे एंटीबॉडी हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इस हार्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी कि भाई कैसे पता चलेगा कि हम जो सेल को ग्रो कर रहे हैं वो सब फ्यूज किया ही हुआ सेल ग्रो हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम केवल माइलोमा सेल को ग्रो करते रह जाएं, स्प्लिन वाला सेल कोई फ्यूज हुआ ही नहीं हो, तो 10-15 दिन के बाद हमको पता चलेगा कि ले ये तो
जितना हम ग्रो किए वो सब केवल माइलोमा सेल ही ग्रो हो गया, उसमें तो फ्यूजन हुआ ही नहीं था, तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात। तो इसलिए एक स्क्रीनिंग मीडियम हम लोग रखते हैं जिसको हैट मीडियम कहते हैं। ये हैट मीडियम केवल फ्यूज्ड जो सेल रहेगा उसी को ग्रो करने देगा, दूसरे सेल्स को ग्रो नहीं करने देगा। ठीक है, और जब फ्यूज सेल ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है उससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी निकलेंगे। अब इसी टेक्निक को हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग को पता है कि किसी बॉडी जो है वो सेल्फ एंटीजन को छोड़ दीजिए अगर, तो बाकी इस अर्थ क्रस्ट पे जितने भी दूसरे प्रोटीन है सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने की काबिलियत रखता है, लेकिन वो काबिलियत बिल्कुल छुपी रहेगी, तब तक छुपी रहेगी जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं किया जाए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बी सेल नीड्स एक्टिवेशन, और एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, उसको पहले मैक्रोफाज खाएगा, अपने एमएचसी पे प्रोड्यूस करेगा, वो एमएचसी के ऊपर प्रोडक्शन के बाद जो है टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट होना है, टी हेल्पर सेल के बाद फिर बी सेल को भी एक्टिवेट होना है, बी सेल जो है वो टी सेल से कंफर्मेशन लेगा, कंफर्मेशन लेने के बाद फिर वो क्लोनल एक्सपेंशन होगा, और क्लोनल एक्सपेंशन होने के बाद प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होकर एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। इतना सारा प्रोसीजर होगा, लेकिन अगर इतना सारा प्रोसीजर शुरू होने के लिए जरूरत क्या है, एक एंटीजन आना तो जरूरी है ना। अगर एंटीजन नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो रखा का रखा रह जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यस सर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी एनिमल्स में बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, आपको किस तरीके का रिक्वायरमेंट है और किसके लिए वो सबसे अच्छा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा, उसके बेसिस पर आप लेबोरेटरी एनिमल को चूज करते हैं। ये माइस हो सकता है, रैबिट हो सकता है, पिग हो सकता है, या हॉर्स भी हो सकता है। आपको पता है जो सांप के लिए जो एंटीवेनम बनता है उसके लिए जो एंटीबॉडी तैयार किया जाता है, वो स्प्लिन जो है वो हॉर्स का यूज किया जाता है। हॉर्स को सांप से कटवाया जाता है और उसके बाद उसका स्प्लिन निकाला जाता है। इट्स मेड इन हॉर्स। तो लेबोरेटरी एनिमल्स जो भी आपके चॉइस का हो, उसको सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेट करते हैं। वैक्सीनेट किससे करेंगे, उसी एंटीजन से जिसके अगेंस्ट हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें यही पूरा प्रोसीजर होगा जो इम्यून रिस्पॉन्स का है, और थोड़े दिन के बाद उसमें एंटीबॉडी जनरेट होगा। लेकिन ये एंटीबॉडी पहले बार में हो सकता है थोड़ा कम हो, हम लोग उसमें कई एक सीरीज ऑफ बूस्टर डोजेस देते हैं ताकि शरीर को ये लगे कि भाई पैथोजन तो शरीर में बहुत है, तो ज्यादा पैथोजन रहेगा तो ज्यादा है ज्यादा बी सेल बनेगा। तो आफ्टर सर्टेन टाइम जब हम लोग देखते हैं कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब इतना से हम लोग आगे बना सकते हैं, तो वैसे केस में फिर हम लोग वो जो एनिमल है उसका स्प्लिन निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्प्लिन निकालने से पहले हम लोग उसका ब्लड टेस्ट करके देखेंगे कि ऑप्टिमम उसमें या तो बी सेल या एंटीबॉडी दोनों में से जो कुछ भी हो वो ऑप्टिमम हो, बिल्कुल मौजूद हो अच्छे तरह से। क्योंकि अगर एंटीबॉडी का अमाउंट बहुत ज्यादा है इसका मतलब बी सेल का अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो हम लोग वो एंटीबॉडी स्प्लिन जो है उसका निकाल लेते हैं। स्प्लिन निकालने के बाद उसमें से स्प्लिनोसाइट निकालेंगे और बी सेल जो है उसको रिमूव करेंगे। यहाँ देखिए बी सेल जो है वो ध्यान से आपको निकालना है, क्योंकि बी सेल आपको कौन सा चाहिए, बी सेल आपको चाहिए एक खास इपिटोप के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग काम लेते हैं, याद कीजिए आपको बताए थे फैक्स, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर्स। तो वो फैक्स को यूज करके स्पेसिफिक बी सेल्स को इकट्ठा करते हैं। एक खास तरह का बी सेल इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास,
जो एक खास इपिटोप के अगेंस्ट होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इमोर्टलाइज करने के लिए इमोर्टलाइज्ड माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कर देते हैं। अभी आपको बता चुके माइलोमा सेल्स क्या है, ठीक है। तो इमोर्टलाइज्ड माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कर देते हैं। और ये फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे अगर इसको हीट शॉक दें तो भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक दें तो भी कर सकता है। और हमारे पास कुछ केमिकल फ्यूजन मेथड्स भी हैं जो मेरे ख्याल से आप एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाएगा डिफरेंट फ्यूजन टेक्निक्स। तो डिफरेंट फ्यूजन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम लोग ये दोनों बी सेल्स को और माइलोमा सेल्स को दोनों को फ्यूज कर देते हैं। रिजल्ट, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज होता है। अभी आपको बताया कि जो फ्यूजन वाला सेल्स है वही हमारा ग्रो हो तभी अच्छा है, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिए और अपने हाथ कुछ आया नहीं। तो इसके लिए एक स्क्रीनिंग टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हैट मीडियम सिलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो माइलोमा सेल्स जो हम लोग लिए, वो माइलोमा सेल्स एक खास तरह का एंजाइम HGPRT, ये बनाने वाला एंजाइम HGPRT जीन ये म्यूटेट किया हुआ रहता है। मतलब ये जीन या तो हटा दिया गया, नहीं तो इसको कुछ डिफेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये जीन काम न करे। तो इससे क्या होगा, HGPRT जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा और इससे लिंक्ड जो एंजाइम है वो नहीं बनेगा उसमें। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज HGPRT ये एंजाइम नहीं बनेगा। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये हैट मीडियम पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये हैट मीडियम पे सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि हैट मीडियम क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड बनाने का जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देता है। जो नेचुरल पाथवे है, जनरल पाथवे, उसको ब्लॉक कर देता है। अब न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा तो सेल का ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि न डीएनए बनेगा ही नहीं तो नया सेल नहीं बन पाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, वो सेल मर जाएगा क्योंकि इधर से प्रेशर होगा सेल को डिवाइड होने का और उधर सेल डिवीजन के फेज में जा ही नहीं पाएगा। तो सेल क्या करता है, एक अलग सा पाथवे होता है जिसको साल्वेज पाथवे कहते हैं, उसको लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो लेने के लिए इसको HGPRT जीन की जरूरत है, ठीक है। हैट मीडियम क्या किया, उसका नेचुरल पाथवे बंद कर दिया। तो उसके बाद नेचुरल पाथवे बंद है तो दूसरे रास्ते होके जाएगा। दूसरा रास्ता जाने के लिए उसको HGPRT जीन चाहिए। HGPRT जीन उसके पास है ही नहीं, तो नतीजा क्या होगा, न इधर से जा सकेगा न उधर से जा सकेगा, सेल जाएगा मर, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल सेल्स हैं, जो साधारण सेल्स हैं, उन सभी में HGPRT जीन रहता है। तो अब देखिए ये चेंजेस जो था HGPRT वाला, वो किस में था, वो था माइलोमा सेल्स में केवल। लेकिन उसके साथ हमने फ्यूज कौन सा किया, नेचुरल बी सेल फ्यूज किया। वो नेचुरल बी सेल के फ्यूजन की वजह से जो जो सेल फ्यूज हो गया उसमें अब HGPRT जीन आ जाएगा। तो वो HGPRT जीन उन सभी सेल्स में मौजूद मिलेगा जो जो सेल फ्यूजन हो चुका है, जिसमें बी सेल और माइलोमा सेल मिलने के कारण जो जो फ्यूजन जिनका जिनका हो गया उन सब में HGPRT जीन मिलेगा। लेकिन जिसमें फ्यूजन नहीं हुआ है उसमें HGPRT जीन नहीं मिलेगा। तो HGPRT जीन नहीं मिलेगा तो वो सारे सेल्स अब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और जो उसमें सरवाइव करेगा वो कौन सा सरवाइव करेगा,
वो केवल माइलोमा और बी सेल का जो फ्यूजन है वही केवल सरवाइव करेगा। अब आप कहेंगे कि भाई बी सेल उसमें जो है, जो नेचुरल बी सेल था वो भी तो है, तो उनके पास तो लाइफ टाइम ही कम है, वो तो 2 दिन में ऐसे भी मरने वाले हैं, तो उनको अलग से करने की जरूरत नहीं, और जब तक जिंदा रहेंगे जब तक एंटीबॉडी बनाएंगे वो। ठीक है। अब इस सेल को हम लोग 10 से 14 दिन इंक्यूबेट पहले करते हैं। इंक्यूबेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो सेल किसी तरह से अगर सरवाइव कर रहा है वो भी मर जाए, मतलब जो नेचुरल बी सेल्स है वो भी मर जाए, इक्का दुक्का इधर उधर का सेल सब मिलके एकदम फ्रेश हमको सेल्स मिल जाए। तो माइलोमा हैट मीडियम में हम सेल को 10 से 14 दिन तक कुल रखते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसी को हम लोग वेल प्लेट में शिफ्ट करते हैं। अभी देखिए उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। डिनोवो पाथवे मतलब जो नेचुरल पाथवे है उसमें सेल कैसे चल रहा था, जिसमें कि हम लोग उसको ब्लॉक कर दिए हैट मीडियम में ग्रो करा के। ठीक है। और साल्वेज पाथवे में भी वो रुका हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर बी सेल के साथ ये माइलोमा सेल फ्यूज हो जाता है तो एचजीपीआरटी मिल जाएगा और वो नेचुरली ग्रो करेगा। हाँ, तो अब आइए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन अब आगे कैसे होगा। तो जो भी अनफ्यूज था 10 से 14 दिन में सब के सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो फ्यूज्ड बी सेल है, फ्यूज्ड बी सेल कहने का मतलब फ्यूज विथ माइलोमा, वो एंटीबॉडी जो है वो उसको अब हम लोग मल्टीवेल प्लेट्स में ट्रांसफर करेंगे। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि जनरली एक वेल में एक ही सेल जाए, ताकि एक सेल से निकला हुआ एंटीबॉडी एक वेल में हमारा मिल जाए। उसके बाद उसको फीड करते हैं, और फीड करने के बाद जो है उससे जो भी एंटीबॉडी निकलता जाएगा वो सब के सब उसके जो सुपरनेटेंट है उसमें मौजूद रहेगा। इन केस अगर हमको इन्हीं बी सेल को फर्दर ग्रोथ कराने का जरूरत पड़े, मतलब उसमें डिवीजन करवाने का अगर जरूरत पड़ता है, तो वैसे केस में हम लोग इसमें कुछ इंटरल्यूकिन वगैरह अगर हम डाल दें तो उसका ग्रोथ और भी तेजी से हो जाएगा। हालांकि वो ऑलरेडी इमोर्टल है तो ग्रोथ होता ही रहेगा उसमें। ठीक है। और तेजी से ग्रोथ कराना है तो हम लोग इंटरल्यूकिन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका खत्म हुआ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का यूज जो है बहुत सारे कामों में करते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है वो उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स बना सकते हैं, सेल के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा यूज है इसका। ठीक है। तो with this I am finishing monoclonal antibody production. Let's meet for next lecture on hypersensitivity reaction. Thank you.